नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आपका टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर वेबिनार को संबोधित। वेबिनार में डिजिटल लेन देन, उन्नत कौशल प्रशिक्षण सहित संबंधित मुद्दों पर होगी चर्चा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बहरीन की राजधानी मनामा में अंतर संसदीय संघ के 146वें सम्मेलन में होंगे शामिल। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और समावेशी समाज को बढ़ावा देना विषय पर रविवार को करेंगे संबोधित। इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों पर केंद्र सरकार की नजर। नीति आयोग आज करेगा राज्यों में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति की समीक्षा। रोकथाम और सावधानियों पर आईसीएमआर ने जारी की एडवाइजरी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने होंगी पेश। दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होगी पूछताछ। और एफआईएच हॉकी लीग प्रो 2023 में भारत ने वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी को 3-2 से हराया। सुखजीत सिंह ने दागे 2 गोल। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह करीब 10 बजे पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। इस वेबिनार का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पियों को घरेलू और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ एकीकृत करके उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता, पैमाने और पहुंच में सुधार करना है। वेबिनार में डिजिटल लेन देन और सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रोत्साहन सहित किफायती वित्त तक पहुंच, उन्नत कौशल प्रशिक्षण और आधुनिक उपकरणों और प्रौद्योगिकी तक पहुंच, घरेलू और वैश्विक बाजारों के साथ संबंधों के लिए विपणन सहायता और योजना की संरचना, लाभार्थियों की पहचान और कार्यान्वयन ढांचा पर चर्चा होगी। संबंधित केंद्र मंत्रालय के मंत्रालयों के मंत्रियों और सचिवों के अलावा उद्योग कारीगरों, वित्तीय संस्थानों, विशेषज्ञों, उद्यमियों और संघों के साथ साथ राज्य सरकारों के अधिकारियों और एमएसएमई और कपड़ा मंत्रालयों से संबद्ध कार्यालयों से जुड़े कई पक्ष वेबिनार में भाग लेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बहरीन की राजधानी मनामा में अंतर संसदीय संघ के 146वें सम्मेलन में भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मनामा में आज अंतर संसदीय संघ की 146वीं सभा के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लेंगे। रविवार 12 मार्च को वो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और समावेशी समाज को बढ़ावा देना, असहिष्णुता के विरुद्ध लड़ाई, इस विषय पर सभा को संबोधित करेंगे। भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल आज आईपीयू के एशिया प्रशांत समूह की बैठक में भाग लेगा। ये सम्मेलन 15 मार्च तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को अंतर संसदीय संघ के अध्यक्ष दुआर्तो पशेको से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और आईपीयू का वैश्विक दृष्टिकोण समान है। भारत और आईपीयू दोनों एक ऐसे विश्व का निर्माण करना चाहते हैं जहां सबके विचारों को सुना जाता हो, लोकतांत्रिक सिद्धांतों और बहुपक्षवाद को महत्व और प्राथमिकता दी जाती हो और सभी को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता हो। लोकसभा अध्यक्ष ने भारत की G20 अध्यक्षता का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता आशा, सद्भाव, शांति और स्थिरता के विचारों पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के समक्ष हाल ही में वहां मंदिरों पर हुए हमलों का मुद्दा उठाया। ये मामला उनकी उस व्यापक वार्ता के दौरान चर्चा के लिए आया जिसका उद्देश्य समग्र संबंधों का विस्तार करना था। व्यापक बातचीत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में 4 करार पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री ने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आपसी सुरक्षा बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पक्ष एक व्यापक आर्थिक समझौते पर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमले की खबरें नियमित रूप से आ रही हैं। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं और हमारे मन को व्यथित करते हैं। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से
ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बेनीज़ी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। वहीं प्रधानमंत्री एल्बेनीज़ी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि वो भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते को जल्द से जल्द पूरा करने पर सहमत हुए। Today, Prime Minister Modi and I discussed the strength of our economic relationship, demonstrated by the entry into force of the landmark India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement last year. This has eliminated tariffs on more than 85% of Australian goods exported to India, benefiting Indian consumers and providing cheaper inputs for Indian industry. इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बेनीज़ी को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बेनीज़ी ने राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि भी दी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज मेरठ का दौरा करेंगे। वो वहां 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व और एक जिला एक उत्पाद प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद कोतवाल धन सिंह गुर्जर पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस आयोजन में देश भर के 300 से ज्यादा आयुर्वेदाचार्य और 1200 छात्र छात्राएं भी शामिल होंगे। केंद्र सरकार इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों पर नजर बनाए हुए है और रोकथाम और सावधानियों पर आईसीएमआर ने सलाह जारी की है। भारत में इन्फ्लुएंजा ए के सब टाइप H3N2 से पहली 2 मौतें होने की पुष्टि हो चुकी है। पिछले 3 महीनों में H3N2 के 451 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2 लोगों की मौत हुई है। इसमें एक मरीज कर्नाटक और एक हरियाणा से था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वास्तविक समय के आधार पर IDSP नेटवर्क के माध्यम से राज्यों में मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों की निगरानी और ट्रैकिंग कर रहा है। मौसमी इन्फ्लुएंजा के H3N2 प्रकार की कड़ी निगरानी की जा रही है। मार्च के अंत तक मौसमी इन्फ्लुएंजा के मामलों में कमी आने की उम्मीद है। इसके अलावा नीति आयोग आज राज्यों में मौसमी इन्फ्लुएंजा की स्थिति की समीक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और इसके प्रबंधन के लिए प्रोटोकॉल के बारे में एक अंतर मंत्रालयी बैठक आयोजित करेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को चुनाव के दौरान युवा और शहरी मतदाताओं की उदासीनता पर चिंता जताई और इसे एक बड़ी चुनौती बताया। कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका द्वारा आयोजित वोट फेस्ट 2023 के दौरान उन्होंने कहा कि आयोग के सामने एक बड़ी चुनौती हमारे मतदाताओं के बीच सामान्य उदासीनता, मुख्य रूप से युवा और शहरी उदासीनता है। उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया कि मतदान के दिन को लोकतंत्र के उत्सव की तरह क्यों नहीं मनाया जाता है और छुट्टी के रूप में क्यों मनाया जाता है। उन्होंने चुनावों में शहरी और युवा मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बेंगलुरु में इलेक्शन हैकाथॉन इलेक्ट्रॉन 2023 लॉन्च किया। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव नरेश कुमार से बिजली विभाग को निर्देश देने को कहा है कि वो बिजली सब्सिडी पर रोक लगाने संबंधी DERC की सलाह मंत्रिपरिषद के समक्ष रखें और 15 दिन के भीतर इस पर फैसला करें। दरअसल DERC ने वर्ष 2020 में दिल्ली सरकार को सिर्फ 1 से 5 किलोवाट बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देने की सलाह दी थी। इससे राजधानी के लगभग 95% उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे में आ जाते और सरकार को प्रतिवर्ष लगभग 316 करोड़ रुपए की बचत होती। मुख्य सचिव ने इस संबंध में अपनी जांच रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपी है।
एलजी ने दिल्ली सरकार को डीईआरसी की वैधानिक सलाह के आधार पर गरीब और जरूरतमंद उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी प्रतिबंधित करने पर विचार करने का निर्देश दिया। हालांकि दिल्ली सरकार ने डीईआरसी की एडवाइजरी को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। दिल्ली सरकार की आबकारी नीति को लेकर ईडी की जांच में एक नया मोड़ आया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होंगी। इससे पहले उन्होंने ईडी के समक्ष पेशी से एक दिन पहले जंतर मंतर पर अनशन किया। महिला आरक्षण विधेयक को संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में पारित करने की मांग को लेकर के कविता ने शुक्रवार को यहां भूख हड़ताल भी की। टॉप न्यूज में फिलहाल समय है एक छोटे से ब्रेक का। अंतर्राष्ट्रीय और खेल जगत के समाचारों के लिए बने रहिए हमारे साथ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता के संस्कार वाले देश में आज महिलाएं कितना आगे बढ़ी हैं, ये सवाल जरूरी है। We want equality and not superiority. लड़का है उसको प्रायोरिटी दी जाती है और लड़की को दबा दिया जाता है। इसी कारण से बहुत सारे अबॉर्शन भी होते हैं। आपको पता चल रहा है कि आपके पिता से इतना दहेज मांगा जा रहा है तो आप डिनाई कर सकते हैं। आपको जरूरी नहीं है शादी करनी है। अगर हम खुद स्टैंड लेंगे तो कोई नहीं रोक सकता है। वुमेन्स को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए और फैमिली को भी अपनी आइडियोलॉजी को थोड़ा बदलना चाहिए। पार्लियामेंट में सारे डिस्कशन इस पर होने चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अब एक नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मार्च को कर्नाटक का दौरा करेंगे, जहां वे करीब 16,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री बेंगलुरु मैसूरी एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जेएनयू भारत की सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित करता है। विश्वविद्यालय के छठे दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि महिला शोधार्थियों की संख्या इस समय संस्थान में पुरुषों से अधिक है। उन्होंने इसे सामाजिक परिवर्तन का एक अहम संकेतक बताया। संसद भवन परिसर में विशेषाधिकारों के उल्लंघन, नियमों के उल्लंघन जैसे प्रश्नों के नोटिसों के संबंध में लोकसभा सांसदों का मौखिक साक्ष्य लेने के साथ ही मसौदा रिपोर्ट पर विचार करने और उसे अपनाने के लिए विशेषाधिकार समिति की बैठक हुई। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के सहयोग से पुणे स्थित लवले में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में चौथी Y20 परामर्श बैठक आज होगी। केंद्रीय युवा मामले और खेल एवं सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले और खाद्य, सार्वजनिक वितरण और वस्त्र मंत्री पीयूष गोयल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की छठी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में 2023-24 के लिए 1.96 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बजट पेश किया। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई है। पिछले साल मोरबी सस्पेंशन ब्रिज गिरने से जुड़े मामले में उर्वा ग्रुप के एमडी जयसुख पटेल के खिलाफ यहां की एक अदालत में एक पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है, जिसमें 135 लोगों की जान चली गई थी। मामले की सुनवाई अब 17 मार्च से प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश पीसी जोशी की अदालत में होगी। गुजरात विधानसभा ने शुक्रवार को एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि वो राज्य में 2002 में हुए दंगों पर वृत्त चित्र बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और लोकप्रियता को धूमिल करने के लिए ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। बीजेपी के विधायक विपुल पटेल ने सदन में कहा कि बीबीसी के 2 भाग वाले वृत्तचित्र इंडिया द मोदी क्वेश्चन में 2002 की घटनाओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हुए विश्व स्तर पर भारत की छवि को खराब करने का प्रयास किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा, जो कि कभी कन्या भ्रूण हत्या के लिए बदनाम था, आज हर बालिका के जन्म पर उत्सव मना रहा है और आज राज्य में प्रति 1000 लड़कों पर 923 लड़कियां हैं।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में बाघों को फिर से बसाने के प्रयास के तहत एक बाड़े में बाघ और बाघिन को छोड़ा। शिवपुरी के स्थानीय पोलो ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में एक बाघ परियोजना से पर्यटन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। और अब नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल के खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। देश में एक दशक तक चले माओवादी विद्रोह के दौरान 5000 लोगों की हत्या के मामले में प्रचंड की भूमिका की जांच के लिए याचिकाएं दायर की गई थीं, जिस पर अदालत ने यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन में प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है। याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट से ये अपील की गई कि प्रधानमंत्री प्रचंड अपनी गलती स्वीकार करें, इसके लिए उनके खिलाफ जांच की जाए और मुकदमा चलाया जाए। अमेरिका में नया बैंकिंग संकट शुरू हो गया है। वहां की शीर्ष 16 बैंकों में शुमार सिलिकॉन वैली बैंक को नियामक ने तत्काल बंद कर दिया है। तकनीकी स्टार्टअप को कर्ज देने के लिए मशहूर SVB फाइनेंशियल ग्रुप के संकट ने पूरी दुनिया के शेयर बाजारों में हलचल मचा दी और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में गिरावट आ गई। नियामक के मुताबिक संघीय जमाकर्ता बीमा निगम को इस बैंक का रिसीवर नियुक्त किया गया है और बैंक की $210 अरब की संपत्तियों को बेचा जाएगा। FDIC से बीमित SVB इस साल डूबने वाला पहला बैंक है। इससे पहले FDIC से बीमित आखिरी बैंक अक्टूबर 2020 में डूबा था, जब अल्मेना स्टेट बैंक को ताला लगा था। The bank regulators, those who provide the guardrails and are safeguarding, are closely watching and are prepared to use the tools that they need. The FDIC stepped in very quickly here, and that's what they were doing, was protecting the deposits of those up to $250,000, and then they have a way to unwind the rest. You mentioned Silicon Valley Bank. They're यूरोप और अमेरिका के बाद अब बेल्जियम सरकार ने भी अपने देश में सरकारी कार्यालयों में टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने साइबर सुरक्षा, लोगों के डाटा की गोपनीयता और गलत सूचना के बारे में चिंताओं को लेकर सरकारी फोन पर टिकटॉक पर बैन लगा दिया है। बेल्जियम के सरकारी अधिकारियों के मुताबिक चीनी स्वामित्व वाले वीडियो शेयरिंग ऐप को कम से कम 6 महीने के लिए बेल्जियम की संघीय सरकार के स्वामित्व वाले उपकरणों से अस्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। टिकटॉक ने टिप्पणी के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया। हालांकि चीन के बाइट डांस के स्वामित्व वाली कंपनी ने लंबे समय से ये कहा है कि वो चीनी सरकार के साथ डेटा साझा नहीं करती है और इसका डेटा चीन में नहीं है। अमेरिकी सदन में घातक बीमारी कोविड-19 की उत्पत्ति के बारे में खुफिया जानकारी को सार्वजनिक करने के समर्थन में शुक्रवार को सर्वसम्मति से फैसला हुआ। सदन में इस बिल को लेकर मतदान किया गया और 419 सदस्यों ने इसके समर्थन में मतदान किया, जबकि इसके विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ा। बिल पास होने के साथ ही अब साइन के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के पास भेजा गया है। बाइडेन के साइन करते ही ये बिल कानून बन जाएगा। बिल के जरिए ये बात सामने आएगी कि कोविड-19 की उत्पत्ति कैसे हुई और भविष्य में इसके प्रकोप से निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब नजर डालते हैं आर्थिक जगत की मुख्य खबरों पर। फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा एक स्टैंड अलोन टेक्स्ट बेस्ड कंटेंट ऐप बनाने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ये नया ऐप इंस्टाग्राम ब्रांडेड होगा और यूजर्स अपने इंस्टाग्राम क्रेडेंशियल्स के जरिए ऐप में रजिस्ट्रेशन या लॉगिन कर पाएंगे। सूत्रों की माने तो इसका नाम P92 रखा जाएगा। दिसंबर 2022 में इंस्टाग्राम ने नोट्स नाम का एक नया फीचर भी पेश किया। इसके जरिए यूजर्स केवल टेक्स्ट और इमोजीज का इस्तेमाल करके 60 शब्दों की छोटी पोस्ट शेयर कर सकते हैं। नीति आयोग की एक समिति ने शुक्रवार को सुझाव दिया कि खेती के कामकाज में इस्तेमाल के लिए गोबर और गौमूत्र आधारित फॉर्मुलेशन के खरीद या बिक्री और वित्तीय सहायता के माध्यम से गौशालाओं को मदद दी जानी चाहिए। इसके अलावा नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद की अध्यक्षता वाले कार्यबल ने सभी गौशालाओं के ऑनलाइन पंजीकरण के लिए एक पोर्टल स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है।
गौशालाओं की आर्थिक लाभप्रदता में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ जैविक और जैव उर्वरकों का उत्पादन और संवर्धन। इसके शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि गौशालाओं को रियायती ब्याज दरों पर पूंजी निवेश और कामकाज के खर्चे के लिए उदारतापूर्वक वित्त पोषित किया जाना चाहिए। भारत का औद्योगिक उत्पादन जनवरी 2023 में 5.2% बढ़ा है। शुक्रवार को जारी आधिकारिक आंकड़ों में ये जानकारी दी गई। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP के आधार पर मापा जाने वाला औद्योगिक उत्पादन जनवरी 2022 में 2% बढ़ा था। औद्योगिक उत्पादन दिसंबर 2022 में 4.7% बढ़ा था। बिजली, खनन और विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के चलते जनवरी 2023 में औद्योगिक उत्पादन थोड़ा बेहतर रहा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के मुताबिक जनवरी 2023 में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 3.7% बढ़ा है। वहीं खनन उत्पादन 8.8% और बिजली उत्पादन 12.7% बढ़ा। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबरों की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने राउरकेला में खेले जा रहे FIH हॉकी लीग प्रो 2023 में जीत के साथ शानदार आगाज किया है। भारतीय टीम ने मौजूदा वर्ल्ड चैंपियन जर्मनी की 3-2 से मात देकर टूर्नामेंट में पहली जीत हासिल की। भारत की तरफ से सुखजीत सिंह ने 2 और हरमनप्रीत सिंह ने 1 गोल किया। वहीं जर्मनी की तरफ से फिलिप कॉफमैन और मिशेल स्ट्रूथॉफ ने 1-1 गोल किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट मैच में मेहमान टीम ने अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। अहमदाबाद टेस्ट का आज तीसरा दिन है। इससे पहले दूसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई टीम 480 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, जिसमें उस्मान ख्वाजा के 180 और कैमरून ग्रीन के 174 रन शामिल हैं। वहीं भारत की तरफ से अश्विन ने 6 विकेट हासिल किए। वहीं दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में बिना विकेट खोए 36 रन बना लिए हैं। पहली पारी के स्कोर के आधार पर भारतीय टीम अभी ऑस्ट्रेलिया से 444 रन पीछे है। टॉप न्यूज में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 11 मार्च से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए संसद टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 11 मार्च साल 2011 को जापान में तोहोकू के पास समुद्र में रिक्टर स्केल पर 9 पैमाने का भूकंप आया। यह जापान के इतिहास में दर्ज अब तक का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। इस भूकंप की वजह से सुनामी आई और समुद्र में 133 फीट तक लहरें उठीं। इस भूकंप की वजह से फुकुशिमा दाइची परमाणु ऊर्जा संयंत्र को भीषण नुकसान पहुंचा और रेडिएशन का रिसाव होने लगा। इस परमाणु हादसे के कारण इस संयंत्र के चारों तरफ 80 किलोमीटर के दायरे में फैले लोगों को हटा दिया गया था। जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी के अनुसार भूकंप और सुनामी के चलते लगभग 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। इस हादसे में हजारों लोग लापता हो गए और पूरे देश में 1 लाख से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा था। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक इस सुनामी से अरबों डॉलर संपत्ति का नुकसान हुआ था। 11 मार्च साल 1980 को चंद्रभानु गुप्ता का निधन हुआ। ये एक स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। चंद्रभानु 17 साल की उम्र में ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। साल 1960 में ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का पद संभाला।